अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मौसम मेहदी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। बात करें अगर दूसरा रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से कैसा रहा, तो दूसरा रोज़ कुछ खास नहीं रहा। सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो पार्टनरशिप थी एजाज पटेल और मैट हेनरी की, वो बहुत डैमेज करेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस टेस्ट मैच में। 114 रन की पार्टनरशिप, वो भी 90 विकेट पर। इससे ये जाहिर होता है कि हमारी बॉलिंग कहाँ जा रही है। फास्ट बॉलिंग तो बिल्कुल हमारी खत्म ही होकर रह गई ऐसा लग रहा है टेस्ट क्रिकेट में। मीर हमजा, हसन अली से काफी उम्मीदें थी, खास करके मीर हमजा से कि जिस तरह वो 4 डे क्रिकेट में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे थे। इसी बिना पर सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें सिलेक्ट भी किया था, लेकिन वो उस तरह से कारकर्दगी दिखा नहीं सके। इस दूसरे टेस्ट मैच की अगर बात करें, नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उनको स्विंग मिला, उन्होंने बल्लेबाजों को परेशान भी किया, विकेट भी हासिल की, 3 विकेटें उन्होंने ली, लेकिन उनके साथ कोई दूसरा फास्ट बॉलर सेकंड एंड से विकेटें लेता हुआ दिखाई नहीं दिया, परेशान करता हुआ दिखाई नहीं दिया। नो डाउट मीर हमजा ने कुछ बॉल, उनकी बॉल्स ऐसी थी कि जिस पे उनको विकेट मिलने चाहिए थी, वो अनलकी रहे। लेकिन हसन अली और मीर हमजा का विकेट लेस रहना ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत अजीब सी बात है। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट भी अब देख ले कि हमें कहाँ पर ज्यादा कंसर्न करने की जरूरत है, कौन सा एरिया ऐसा है जो हमें डैमेज कर रहा है और वहां काम करने की जरूरत है। मतलब 90 विकेट पर 114 रन की पार्टनरशिप, एजाज पटेल, मैट हेनरी, बहुत बड़ी बात होती है यार ये कि आपके पास एक तो अबरार अहमद है, नो डाउट वो विकेट्स ले रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा रन भी कंसीड करके मतलब दे रहे हैं। फिर फास्ट बॉलिंग, जिस तरह हमने कहा कि हसन अली को पता नहीं क्या हो गया, वो फॉर्म में वापस नहीं आ पा रहा है। मीर हमजा कोई विकेट नहीं ले पाए, कोई एक विकेट भी हासिल करेंगे तो कॉन्फिडेंस बहाल होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। और ये मैनेजमेंट को अब सोचने की जरूरत है कि हमारी फास्ट बॉलिंग क्यों काम नहीं कर पा रही। लेकिन इस मैच में दूसरे रोज मुझे हैरत हुई उस वक्त जब बाबर आजम रन आउट हुए और तीसरा रन ले रहे थे, बाबर आजम रन आउट हुए और उसके बाद रन आउट बाबर हुए, लेकिन रिएक्शन इमाम का कुछ ऐसा था कि इमाम को रन आउट करा दिया। ये इमाम कप्तान है, मतलब यार एक लाइव मैच में आपका कप्तान रन आउट हो रहा है आपकी वजह से कि आपने उसको रन आउट कराया। साफ दिख रहा है, अगर रिप्ले में देखा जाए तो इमामुल हक बिल्कुल आधी पिच पर आके दोबारा अपनी क्रीज पर चले गए। और स्टाइलिस ने भी ये बात नोट की, कमेंटेटर ने, उन्होंने ये बात कमेंट्री में कही कि इमाम ने क्या किया। और उसके बाद रिएक्शन, मतलब इस तरह का रिएक्शन अपने कप्तान के लिए, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था। और अगर माजी में देखा जाए तो मिसबाह उल हक हो गए, यूनिस खान हो गए, ये ऐसे कैप्टन थे कि इनका मतलब जो मतलब इनकी कप्तानी में अगर ये हो रहा होता और वो बाबर की जगह यूनिस और मिसबाह होते, तो मैं नहीं समझता कोई खिलाड़ी इस तरह का रिएक्शन देता। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये होता है दोस्ती का नुकसान। जब आप दोस्ती यारी को देखते हैं, आपके दोस्त आपको रन आउट कराते हैं, तो फिर आप आगे से उनको कुछ नहीं कह सकते। और फिर इमाम ने जिस तरह का रिएक्ट किया, वो सबने टीवी पर देखा। वहां मैं बाबर आजम को दाद दूंगा कि उन्होंने उस पर रिएक्ट नहीं किया कि यार एक तो तुमने मुझे रन आउट कराया और उसके बावजूद तुम मुझ पे ही बातें सुना रहे हो, मुझ पे ही चढ़ रहे हो, अगर आम जबान में कहें तो। और माजी में भी मामूला ये करते गए हैं। 2 साल पहले अगर देखें तो सरफराज अहमद कप्तान थे, यूबीएल पे एक मैच हो रहा था, इमाम उल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरफराज अहमद के हवाले से कुछ ऐसी बातें कर दी थी कि जिसको एक दिन बाद उन्हें आके मीडिया में माफी मांगनी पड़ी थी। फिर हसन अली का वाकया, सरफराज अहमद कप्तान थे न्यूजीलैंड में, हसन अली ने सरफराज अहमद पर चढ़ाई कर दी थी। तो सरफराज अहमद, बाबर आजम नो डाउट बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन इनको अपनी एक मतलब एक मयार बनाना पड़ेगा, एक रोब रखना पड़ेगा, जैसे कप्तान का होता है। माजी में देखें तो मिसबाह उल हक का वो रोब था, शाहिद खान आफरीदी का वो रोब था, यूनिस खान का वो रोब था। पीछे अगर चले जाएं तो इंजमाम उल हक के सामने कोई खिलाड़ी इस तरह से हरकत नहीं कर सकता था। मतलब मुझे तो हैरत हुई इमाम उल हक के रिएक्शन पर कि एक तो आपने अपने कप्तान को आउट कराया और उसके बाद आप अपने कप्तान के ऊपर ही चीख रहे हो यार। और जब तक बाबर आजम खेल रहे थे, आपकी टीम का रन रेट भी बहुत अच्छा था और बाबर आजम एक अच्छे रिदम में नजर आ रहे थे। लग रहा था कि बाबर आजम आज बड़े स्कोर करने आए, और वो करते हैं नो डाउट। बाबर आजम की बैटिंग पे तो किसी को भी इख्तलाफ नहीं है। माजी में या इंग्लैंड सीरीज हो, इससे पहले वाला टेस्ट मैच हो, उन्होंने अपनी तरफ से परफॉर्म करके दिया है, अपने रन वो करते हैं और वो करके जा सकते थे अपने रन भी, लेकिन अनलकी रहे। लेकिन अनलकी के साथ साथ जो इमाम ने रिएक्शन दिया, वो मुझे मतलब बहुत ज्यादा हैरानगी का बायस लगा। खैर, अगर बात करें तो बैटिंग शुरू हुई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद ने 5 दफा डिसपॉइंट किया। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, गोल्डन चांसेस मिले सेंचुरी करने के होम ग्राउंड में। बहुत अब आप देख लें, सरफराज अहमद को 4 साल बाद जो मौका मिला है, अपना पूरे करियर में पहला टेस्ट में सरफराज अहमद ने कराची टेस्ट जो खेला, वो पहला टेस्ट मैच था। अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद या जो भी प्लेयर्स इस एरा में खेल रहे हैं, वो बहुत लकी हैं, मैं समझता हूँ। वो इसलिए क्योंकि उनको अपने होम ग्राउंड पर खेलने के मौके मिल रहे हैं, होम ग्राउंड का फायदा उठाने के मौके मिल रहे हैं। लेकिन शान मसूद हो गए, अब्दुल्ला शफीक हो गए, सारा साल वो यहाँ पर 4 डे क्रिकेट खेलते हैं। शान मसूद तो जनूबी अफ्रीका जाकर अकेडमी से प्रैक्टिस लेकर आए थे और उन्होंने परफॉर्म किया था सारे फॉर्मेट में। डोमेस्टिक की अगर बात करें तो उसके बाद उनका कमबैक हुआ, लेकिन जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे, शाहिद खान आफरीदी उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनको कप्तान बनाने की बात कर रहे थे, वो पोटेंशियल दिखाया नहीं अभी शान मसूद ने। नो डाउट वो मारते हुए दिखाई दिए, शॉट मारते हुए दिखाई दिए, तेज खेलते हुए दिखाई दिए, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन वो अब जिस तरह एजाज को उन्होंने 3 चौके मार दिए,
लेकिन फिर वही पॉइंट में कैच देकर आउट हो गए, 3 चौके लग गए, ठीक है, अब आप विकेट सेव करें, इनिंग को आगे बढ़ाएं। थोड़ा सा मतलब सीखना पड़ेगा कि विलियमसन हो गए या दीगर खिलाड़ी, बैन स्टोक्स वगैरह किस तरह खेलते हैं, जो रूट हो गए वो किस तरह इनिंग को बनाते हैं। शान मसूद में नो डाउट पोटेंशियल है, अब्दुल्ला शफीक में भी, लेकिन अब्दुल्ला शफीक की मैं समझता हूँ कि छठी कंसेक्यूटिव ये फ्लॉप नॉक रही है, शान मसूद की 5वीं कॉन्जिक्यूटिव फ्लॉप नॉक रही है। मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा चांसेस मिलते नहीं है। सोचना होगा अब्दुल्ला शफीक को भी, शान मसूद को भी, ऐसा ना हो कि वो दोबारा शान मसूद ड्रॉप हो जाए और उसके बाद फिर धरा का धरा रह जाए, सारे किए पे पानी फिर जाए, वो साउथ अफ्रीका जाना, वहां से विकेट सीख कर आना गैरिक फिस्टन के साथ, और फिर अगर वो उनको इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पाएंगे तो जाहिर है उनके फैंस को भी दुख पहुंचेगा, फैमिली को भी दुख होगा और उनको भी दुख होगा। तो बैटिंग में और जिस तरह साउथ शकील आया, मतलब हैरानगी हुई मुझे आज साउथ शकील, मतलब पहला रन उन्होंने किया 42 गेंदे खेलकर। तो ये अगर आप अप्रोच अपनाएंगे ना, 42 गेंदे खेलकर आप कोई रन ही नहीं कर सके, टिम साउथी, मैट हेनरी को आपको दाद देनी पड़ेगी। टिम साउथी ने जिस तरह साउथ शकील को फंसा के रखा ऑफ साइड पे कि वो बिल्कुल ही खेल ही नहीं सक रहे थे साउथ शकील। और अगर साउथ शकील इस तरह से खेलते रहे, मतलब इतना स्लो खेलेंगे, तो ये चीज उनको आगे जाके ओडीआई में उनके बैटिंग में आ जाएगी। और फिर आपको पता है कि ओडीआई या टी20 क्रिकेट है, वहां पे मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है। ओडीआई में भी आजकल 300 350 रन किए जा रहे हैं और टी20 में टीम्स 180 200 का हदफ कर कर आती हैं। और अगर हम 42 40 50 गेंदे खेलकर टेस्ट क्रिकेट में एक भी रन स्कोर नहीं करेंगे, तो फिर ये चीज अगर आपके साथ आगे जाएगी तो आपके करियर में आपको सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब तो आपने देखा इंग्लैंड सीरीज में इंग्लैंड ने भी बहुत तेज खेल के आपको दिखाया, और लास्ट जो टेस्ट मैच हुआ था कराची में ही, उसमें भी सेकंड इनिंग में न्यूजीलैंड ने आपको तेज खेलकर दिखाया कि किस तरह टेस्ट क्रिकेट में तेज खेला जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैं ये नहीं कह सकता कि बुरी पोजीशन में है, अभी भी मैच में कमबैक कर सकती है। इमामुल हक सेंचुरी की जानिब गामजन है, मैं समझता हूँ कि उनको सेंचुरी करनी चाहिए। सऊद शकील को भी सेंचुरी करनी चाहिए, बहुत अच्छे बैट्समैन है, मतलब उनके पास शॉट्स हैं, पक्के शॉट्स हैं, मिडिल होता है उनका, बॉल 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 पे मिडिल करते हैं, और फिर मतलब उनको पता है गैप निकालना आते हैं, और फिर उनमें टेम्परामेंट है। टेस्ट क्रिकेट के हवाले से टेम्परामेंट बहुत जरूरी होता है, तो सऊद शकील के पास टेम्परामेंट भी है। बैकअप की अगर बात करें तो पीछे सरफराज है, आगा सलमान है। आगा सलमान को मैं समझता हूँ कि इस टेस्ट मैच में जिस तरह उनको बॉलिंग में कॉन्फिडेंस मिला है, तो ये जो बॉलिंग में 3 विकेटें ली हैं उससे उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और वही कॉन्फिडेंस से अगर वो बैटिंग करने आएंगे तो उससे उनको बैटिंग में भी फायदा होगा, और अच्छा बड़ा स्कोर करना पड़ेगा। आगा सलमान को भी, सरफराज अहमद को भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, लेकिन पहला सेशन बहुत जरूरी होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, पहला घंटा बहुत जरूरी होगा। क्योंकि अभी तक तो विकेट में वो बात नजर नहीं आई जिस तरह कहा जा रहा था कि फास्ट बॉलिंग के हवाले से बहुत ज्यादा स्विंग, सीम, रिवर्स स्विंग मिलेगा, वो नजर नहीं आया। लेकिन 2 दिन गुजर चुके हैं, तीसरा रोज होगा, मैं समझता हूँ विकेट का बिहेवियर जो है वो चेंज होगा। तो ये बात माइंड में रखेंगे पाकिस्तान के बल्लेबाज भी, जाहिर है इतनी बड़ी मैनेजमेंट है, उनके माइंड में ये बात होगी और इसी हिसाब से खेलेंगे। लंच तक का सेशन बहुत अहम होगा। अगर इमामुल हक और सऊद शकील ने लंच तक सरवाइव कर लिया और अच्छा स्कोर थोड़ा सा कर लिया, तो मैं समझता हूँ कि ट्रेल उतारने में मददगार साबित हो सकते हैं दोनों खिलाड़ी। उसके बाद अगर सरफराज अहमद ने परफॉर्म कर लिया, बड़ी शानदार मतलब फॉर्म लगी हुई है सरफराज अहमद की इस टेस्ट मैच में भी, अगर वो परफॉर्म करते हैं और उनको दोबारा मौका मिलता है सेंचुरी बनाने का या आगा सलमान का, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टेस्ट मैच जीतना चाहिए। अलबत्ता पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास लीड बहुत, मतलब ट्रेल जो है वो बहुत ज्यादा है, 400 से अबव रन स्कोर किए हुए न्यूजीलैंड ने। तो न्यूजीलैंड को सिर्फ अगर आप कहें तो 6-7 विकेटें लेनी है लीड के लिए, कि अगर वो लीड से बच जाए या पाकिस्तान को लीड से रोकने के लिए 6-7 विकेटें लेनी है, लेकिन पाकिस्तान को बहुत मोहतात अंदाज से खेलना पड़ेगा। तो देखते हैं कि तीसरे दिन का खेल अब से कुछ देर बाद शुरू होगा, तो पाकिस्तानी बल्लेबाज किस स्ट्रेटेजी के साथ आते हैं, क्या माइंडसेट लेकर आते हैं। उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छा खेलेगी। साथ साथ बात करते हैं मोहम्मद आमिर के हवाले से, उन्होंने एक बार फिर नजम सेठी की तारीफ की है, शाहिद खान आफरीदी की तारीफ की है, और उन्होंने अपना इम्कान जाहिर किया है कि मोहम्मद आमिर बीपीएल की परफॉर्मेंस को देखेंगे, उसके बाद जब पीएसएल में आएंगे, पीएसएल की परफॉर्मेंस को देखते हुए अगर परफॉर्म करते हैं मोहम्मद आमिर पीएसएल में, तो फिर मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट वापस लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। नजम सेठी भी ये बात कह चुके हैं कि अगर मोहम्मद आमिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मोहम्मद आमिर सजा काट चुके हैं, उनको उनकी गलती की सजा मिल चुकी है, तो एक माहौल क्रिएट कर दिया गया है मोहम्मद आमिर के लिए टीम में वापस आने के लिए। लेकिन अब सारा जो दारोमदार है वो मोहम्मद आमिर की खुद की परफॉर्मेंस पर है कि उनकी किस तरह की परफॉर्मेंस होगी। अगर वो पीएसएल में परफॉर्म करते हैं तो फिर आप ये बात लिख के रख लें कि मोहम्मद आमिर एक बार फिर आपको कौमी क्रिकेट टीम में दिखाई देंगे। साथ साथ अहमद शहजाद के हवाले से भी कुछ अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। एक मीटिंग हुई गुज़िश्ता दिनों कराची में,
और उस मीटिंग में जो है मतलब साबिक खिलाड़ी बहुत ज़्यादा नामवर खिलाड़ी हैं, उनका नाम मैं भी नहीं ले सकता, उन्होंने मना किया है कि नाम नहीं लीजिएगा। लेकिन उस मीटिंग में अहमद शहजाद के हवाले से डिस्कशन हुई है। अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर आप लोगों को एक बार फिर कौमी क्रिकेट टीम में नजर आएंगे, लेकिन अलबत्ता यह है कि जिस तरह पाकिस्तान कप में अहमद की परफॉर्मेंस रही है, बीपीएल में भी अगर उस तरह परफॉर्म करते हैं और आगे क्योंकि पीएसएल में तो वो है नहीं, बीपीएल में अगर परफॉर्म करते हैं तो मे भी उनको किसी थ्रू किसी न किसी रास्ते पीएसएल में भी लाया जाए और जो उनकी पाकिस्तान की कप की परफॉर्मेंस है, हो सकता है कि वो आपको बहुत जल्द पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर आपको दिखाई दें। रातों रात पाकिस्तान क्रिकेट टीम में फैसले तब्दील हो सकते हैं और होते आए हैं माजी में भी। तो अहमद शहजाद के शायकीन क्रिकेट के लिए भी अच्छी खबर है, मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए भी अच्छी खबर है। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। मोहसिन मेहदी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।